2022 6:18 काबुल। अल कायदा का 71 इयर्स का हेड अयमान अल ज़वेरी उर्फ प्रोफेसर काबुल के वजीर अकबर खान इलाके में एक सेफ हाउस के बालकनी में खड़ा था कि तभी अचानक से एक के बाद एक अमेरिकन हेलफायर मिसाइल्स बालकनी की खिड़की को तोड़कर अंदर घुसते हैं और बस अगले ही पल अल ज़वेरी के शरीर के टुकड़े फर्श पर पड़े मिलते हैं। यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड और सटीक था कि इसमें सिर्फ दो ही चीजें तबाह हुई, एक खिड़की और दूसरा अल ज़वेरी खुद। एक्चुअली CIA खुद ऑलरेडी कई महीनों से अल ज़वेरी के डेली रूटीन पर नजर रखे हुई थी और उन्हें यह पता था कि हमेशा की तरह सुबह के करीब 6-6:15 के आसपास अल ज़वेरी अपने सेफ हाउस के बालकनी में आएगा और हमले के दिन भी ठीक वही हुआ। और इसीलिए 31 जुलाई को CIA ने करीब 6 बजे ही अपने MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स आसमान में तैनात कर दिए और जैसे ही ज़वेरी खिड़की पर आया उन्होंने तीर कमान से छोड़ दिया। लेकिन अब यहां पर यह सवाल उठता है कि USA इस अटैक को इतने प्रेसिजन से आखिर कैसे कर पाया? वेल, इट टर्न्स आउट इसका जवाब तो और किसी के पास नहीं बल्कि अल कायदा के पास खुद है। सो आइए जानते हैं इस हमले के पीछे की बैक स्टोरी। उसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आज से 20 साल पहले 2001 में, जब अल कायदा ने खुद US को यह डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि ऐसे अटैक्स को अंजाम कैसे देना होता है। सितंबर 11, 2001 सुबह 8:45 US वेस्ट कोस्ट। अमेरिकन हमेशा की तरह अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी थे। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश व्हाइट हाउस में बैठे अपने न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। कई US सीक्रेट सर्विस पेंटागन में बैठकर अपनी देश की सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे थे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में वहां के स्टाफ अमेरिकन इकोनॉमी को और भी ऊंचा उठाने में लगे थे। लेकिन शायद ये उस दिन तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि कहीं से अचानक 4 हाईजैक्ड US पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स वेस्ट कोस्ट में दाखिल हुए और उन्होंने US की 3 सबसे महत्वपूर्ण इमारतों को जल्द से नस्तानाबूद कर दिया। अब यह हादसा इतना भयानक था, एज यू माइट नो इट, कि इसमें 2977 मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई। बिल्डिंग के गिरने से बना मलबा इतना सारा था कि सारा मलबा और उसमें फंसी लाशों को उठाने में करीब 8 महीने लग गए। अब ऑब्वियसली ये अटैक किसने किया था और क्यों किया था, इसके बारे में US अभी तक बेखबर था। उन्हें अल कायदा पर शक तो था, पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, क्योंकि ये इकलौता ऐसा अटैक नहीं था जो US के लोगों पर हुआ था। साल 2000 में, एक साल पहले, अक्टूबर 12, 2000, जब US की द USS कोल नाम की शिप येमेन के पोर्ट ऑफ एडन पर रिफ्यूलिंग कर रही थी, तब 2 सुइसाइड बॉम्बर्स ने सुइसाइड बॉम्बिंग करके 17 US सेलर्स की जान ले ली थी। अब इस हत्याकांड की ओनरशिप तो अल कायदा ने ली थी और इसी की वजह से 9/11 का अटैक भी अल कायदा ने ही कराया होगा, इस बात का शक US को था। लेकिन ऑफ कोर्स क्या यह शक सही था, इसका अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला था और इसीलिए उन्होंने थोड़ा वक्त को बीतने दिया और तब तक CIA गुनहगारों का पता लगा रही थी और सिर्फ अपने शक के बेसिस पर US गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान, जहां पर अल कायदा के मेजर मेंबर्स बसे हुए थे, वहां इन्वेड करके पूरे अफगानिस्तान पर अपना मिलिट्री दबदबा बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर यही लोग अटैक कर रहे थे तो उन्हें कंट्रोल करना इस तरीके से इजी हो जाता। एंड माइंड यू, उन्होंने महज 1 महीने के अंदर ही ये करके दिखाया था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी। अगर खुद के घर में शांति चाहिए तो दुश्मन के घर में अशांति होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब कंटिन्यूटी में 2 अटैक्स हुए थे और पेंटागन बिल्डिंग जिसमें CIA काम करता था वो भी उस अटैक में तबाह हो गया था, तो फिर उसे रीबिल्ड करते वक्त उस पर तीसरा अटैक हो, इसकी पॉसिबिलिटी मंडरा रही थी। और CIA के एफिशिएंट वर्किंग के लिए पेंटागन को जल्द से जल्द वापस खड़ा करना अमेरिका की सबसे पहली प्रायोरिटी थी। और फाइनली अटैक के महज 1 साल के अंदर अगस्त 2002 को US ने पेंटागन को पूरी तरीके से फिर से रीबिल्ड कर दिया और अल कायदा को नीचा दिखाने के लिए कि वो अभी भी हारे नहीं है, उन्होंने जिस जगह पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स खड़े रहते थे उसी जगह पर उनसे भी ऊंचा फ्रीडम टावर खड़ा कर दिया। और अब बस एक ही काम बाकी रह गया था, 9/11 में जो भी शामिल थे उन्हें एक एक करके ढूंढ निकालना और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। एंड विद दिस द हंट बिगैन। अफगानिस्तान में अपने सीक्रेट ऑपरेशंस के वक्त CIA को सबसे पहले 2001 अटैक के वन ऑफ द प्लानर्स खालिद शेख मोहम्मद की खबर मिली, जो उस वक्त पाकिस्तान में छुपा बैठा था। खबर मिलते ही US ऑफिशियल्स ने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को तुरंत फोन लगाया और 2003 में उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया फॉर इंटरोगेशन। एंड नाउ माइंड यू, इंटरोगेशन से मेरा मतलब है इस तरह का इंटरोगेशन। हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई? भरोसा तो कीजिए। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। खैर, फाइनली कई हफ्तों के टॉर्चर के बाद खालिद ने CIA के सामने अपना मुंह खोला और एटलीस्ट 3 लोगों के नाम बताए। पहला, अहमद हसन अबू खैर अल मसरी,
दूसरा जमाल अल बड़ावी और तीसरा अयमान अल जवेरी। पर इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो एक नाम बताने के लिए राजी नहीं था, अपने आका का। एंड विदाउट दैट अल कायदा के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड करना नामुमकिन था। आई नो ये सब नाम में आप ओसामा का नाम ढूंढ रहे हो, राइट? कि आखिर उसका नाम क्यों नहीं है? वेल, उसका नाम सामने आने में भी एक ट्विस्ट है। इनफैक्ट उसकी पूरी लाइफ में ट्विस्ट है। लाइक, डिड यू नो ही वाज एक्चुअली एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ही एक्चुअली केम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली और उसके बाद उसने यूएस के साथ हाथ मिलाया अल कायदा बनाने के लिए, ताकि वो अफगानिस्तान में रशियंस के अगेंस्ट फाइट कर सके। और इसके बाद उसे बहुत जल्द समझ में आ गया कि यूएस उसे बस एक मोहरे की तरह यूज कर रही है। और इसके बाद अल कायदा का टारगेट शिफ्ट हो गया फ्रॉम रशिया टू यूएस और उसके बाद 9/11 अटैक्स हुए। वेल, एक टेररिस्ट का माइंड आखिर बनता कैसे है? उसके माइंडसेट के पीछे रूट्स क्या होते हैं? क्या आपने ये कभी वंडर किया है? वेल, इसका जवाब आपको मिल सकता है 9/11 टुक ओसामा बिन लादेन्स लाइफ इस किताब में। अब हमें जिंदगी के बहुत सारे ज्ञान किताबों से मिलते हैं, लेकिन वो काफी लंबे होते हैं या फिर वो इंग्लिश में होते हैं। बट यहीं पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया कुकू एफएम ऐप विद 5000+ आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट इन ऑडियो फॉर्मेट इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी। अब आप नॉलेज मोस्टली कौन से जॉनरा से गेन करते हो? फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, करियर, लीडरशिप एटसेट्रा, राइट? वेल, ये सभी जॉनरास की किताबें आपको यहाँ पर सुनने मिलेगी, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस जैसी हिंदी में। यानी कि अब आप जो चाहो, जहां चाहो और जब चाहो अपने सहूलियत के हिसाब से इसे सुन सकते हो। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे या फिर कूपन कोड GetSet200 यूज करोगे तो आपको 200 रुपीज सीधा ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स को। यानी कि 399 रुपीज की जगह पे 199 रुपीज पर ईयर में आपको इसका सालाना का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जितने में एक टाइम का खाना भी नहीं आता है ना। ऑब्वियसली अगर आपको बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करना है या आपको अपना समय सेव करना है और नॉलेज को प्रायोरिटी देना है, देन कुकू एफएम ऐप इज अ मस्ट। Click on the link in the description below and start investing within yourself. And now let's get back to the topic. पर एक दिन अचानक मानो यूएस की नसीब में अल कायदा के चांद सितारे लग गए। गुनहगार ने खुद अपने मुंह से गुनाह कबूल कर लिया। अक्टूबर 29, 2004 मिडिल ईस्ट के अरबिक टीवी चैनल पर अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन का एक टेप चलाया गया, जिसमें वो खुलेआम ये कबूल कर रहा था दैट यूएस पर दोनों अटैक्स उसी ने करवाए थे और आगे भी उसकी ये कोशिश जारी रहेगी। उसे किसी भी बात का डर नहीं है। यानी अब ये जरूर निश्चित हो चुका था कि अल कायदा को अगर मिटाना है तो ओसामा बिन लादेन को रोकना पड़ेगा। पर अभी तो सिर्फ उसका नाम सामने आया था, उसकी लोकेशन नहीं। और वो पता चला साल 2010 में, जब सीआईए को एक टिप मिली कि वो पाकिस्तान में छुपा बैठा है। फिर तो बस क्या ही होना था, सीआईए ने कई महीनों तक बास की तरह उस लोकेशन पर अपनी नजरें गड़ाई रखी, पर फिर भी वो बस 55% ही श्योर थे कि वहां बिन लादेन मौजूद है। अब कितना भी परसेंट क्यों ना हो, यूएस के पास ये मौका था और वो उसे हाथ से नहीं गंवाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने 2 प्लान बनाए। प्लान ए, यूएस की स्पेशल फोर्सेस सील टीम उस कंपाउंड में घुसेगी, निहत्थे लोगों को छुए बिना हर हथियारबंद इंसान को मारेगी, बिन लादेन को खोजेगी और उसे जिंदा या मुर्दा अमेरिका वापस ले आएगी। बट व्हाट इफ दिस प्लान डजंट वर्क? सो दे हैड अनदर प्लान, प्लान बी। अगर फोर्सेस बिन लादेन को आइडेंटिफाई या जल्द से जल्द खोज नहीं पाती है तो वो उस पूरे कंपाउंड को मजबूरन मिसाइल से उड़ा देगी। यानी किसी भी हालत में उसकी मौत बिल्कुल पक्की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन डे। May 2, 2011 रात 1 बजे, एबटाबाद, पाकिस्तान। प्लान के मुताबिक सील टीम कंपाउंड के अंदर घुसी पर जा पहुंची, जहां लकीली ओसामा बिन लादेन मौजूद था। वहां कुछ मतभेड़ हुई और इसी मतभेड़ में बिन लादेन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यानी द मिशन वॉज accomplished, बट द हंट वॉज स्टिल ऑन। इस मिशन में यूएसए से एक बड़ी चूक हुई थी, एक ह्यूमन एरर। उनका चॉपर कंपाउंड की दीवार से टकराकर क्रैश हुआ था। हालांकि लकीली वहां कोई ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं हुई थी, पर फिर भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो अटैक प्रिसीजन के साथ सक्सेसफुली नहीं हुआ था और ये यूएस और उनके फोर्सेस के लिए बहुत ही रिस्की था। और इसीलिए अगले अटैक में यूएस ने इसको इंप्रूव करने की ठानी और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस को आउट करके टेक्नोलॉजी को इन करने का फैसला लिया। इस नई तकनीक को पहली बार आजमाया गया उनके नेक्स्ट टारगेट पर, अहमद हसन अबू खैर अल मसरी। February 4, 2017, इडलिब, सीरिया। अल मसरी बिन लादेन के बाद सितंबर 11 अटैक्स हिट लिस्ट का अगला शिकार था और इसके हिट लिस्ट पर होने की वजह से ये अल कायदा का चलता फिरता HR डिपार्टमेंट था। 4 फरवरी का दिन भी मसरी के लिए किसी आम दिन जैसा ही था। वो रोज की तरह अपनी गाड़ी से निकला, लेकिन उस दिन
कुछ दूरी तय करते ही उसके गाड़ी को लगभग एक 50 किलो के हेलफायर मिसाइल ने अपना शिकार बना दिया। मसरी का हाल हाथी के पैरों तले जैसे चींटियां रौंद दी जाती है, कुछ वैसे ही यूएस के उस मिसाइल ने उसे रौंद डाला। एंड विद दिस टारगेट नंबर 2 वाज डाउन, बट अगेन द हंट वाज स्टिल ऑन। अब इस मिशन में भी एक एरर हुआ था। मसरी के साथ गाड़ी में एक और इंसान मौजूद था जो हो सकता था कि मिलिटेंट ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट किल्ड एज वेल। हालांकि 2013 में यूएस प्रेसिडेंट ओबामा ये पॉलिसी लेकर आए कि यूएस अटैक्स में सिविलियन कैजुअलिटीज ना के बराबर होगी, और इसीलिए इस अटैक को भी उतना सक्सेसफुली प्रिसाइज नहीं माना गया। मगर 2019 में इस वाले हेलफायर वेरिएंट का फिर एक बार आखिरी बार इस्तेमाल करना बाकी था, क्योंकि यूएसएस कोल शिप पर सुइसाइड बॉम्बिंग के साजिश का रचयिता जमाल अल बरावी यमन में खुला घूम रहा था। अब बात करते हैं जनवरी 1, 2019, सना, यमन। अल बरावी का नाम हिट लिस्ट पर नेक्स्ट आना जाहिर था, क्योंकि उसने भी पिछले अटैक्स में मेजर रोल्स प्ले किए थे। अल बरावी की लोकेशन का पता चलते ही यूएस ने उसे यमन की सड़कों पर पिन पॉइंट किया और उसे भी हेल फायर से मार गिराया, यानी टारगेट नंबर 3 वाज डाउन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि हर टारगेट हमेशा अकेले ही मिले और उस अटैक में बस वही मारा जाए, और इसीलिए यूएस ने बनाया हेल फायर का एक नया वेरिएंट, निंजा R9X, जिसका पहला शिकार बनने वाला था नेक्स्ट टारगेट, अयमान अल ज़वेरी, also known as प्रोफेसर। Now, justice has been delivered, and this terrorist leader is no more. सीआईए के ऑफिस में एक खबर आई। खबर इतनी बड़ी थी कि उसे सुनते ही सीआईए ऑफिशियल्स के कान खड़े हो गए, क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से यूएस ट्रुप्स निकलते ही अयमान अल ज़वेरी काबुल लौट आया था। सीआईए ने फिर तुरंत उस पर नजरें रखना शुरू कर दिया, और यह सिलसिला ऐसे उस पर पहरेदारी रखने का 3 महीनों तक जारी था। सीआईए को सारी चीजों का पुख्ता सबूत चाहिए था और उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म भी करना था। एंड वंस ऑल दिस वाज डन, The attack was ready to be executed. सबसे पहले 1 महीने तक अटैक की प्लानिंग हुई, और फिर उस अटैक का पूरा मास्टर प्लान जो बाइडेन के पास गया। यस, आपने सही सुना, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पास। उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट ने इस पूरे प्लान को 20 से 25 दिनों तक अच्छे से समझा, और आखिर 25 जुलाई के दिन सीआईए को इस प्लान एग्जीक्यूट करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब उसे मारने के लिए सीआईए तो लगभग 20 सालों से उत्सुक था। उन्होंने बिना वक्त गवाए अप्रूवल मिलते ही महज 6 दिनों के अंदर ही इस प्लान को एग्जीक्यूट कर डाला, और अल ज़वेरी जैसे ही अपनी बालकनी में आया, यूएस ने तुरंत अपने मिसाइल को लॉन्च किया, एंड डन, द टारगेट वाज डेड। अब बात यहां पर यह कि इस पूरे हंट को अगर देखा जाए तो अल ज़वेरी की मौत के पहले किसी को यह तक नहीं पता था कि ये कौन है, और इसका इन्वॉल्वमेंट सितंबर अटैक्स और यूएसएस कोल में क्या था। वेल श्योर, काफी सारे ऑफिशियल सोर्सेस के हिसाब से ओसामा बिन लादेन के बाद अल ज़वेरी ने अल कायदा की लीडरशिप को टेक ओवर किया था। बट आज के तारीख में भी अगर आपको लगता है कि यूएस का अल कायदा के दुश्मनी के साथ ये खेल अभी अल ज़वेरी के बाद खत्म हो चुका है, तो बिल्कुल नहीं। ये तो बस हिट लिस्ट में जस्ट अनदर नेम था। अभी भी बहुत सारे खुफिया प्लेयर्स पर यूएस की नजरें गड़ी हुई है। सो द गेम इज स्टिल ऑन। अब नेक्स्ट टारगेट कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट यूएस रुकने नहीं वाला है जब तक अल कायदा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। विद दैट सेड, अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट